दोस्तों, आज राजस्थान की रैपिड रिवीजन सीरीज में हम राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित 30 सवाल डिस्कस करेंगे, जिसके तहत सभी एस्पेक्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का पहला सवाल है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। C. A. हैकट, A.C.L. कार्लाइल, A. कनिंघम, सेटन कार। तो इसका आंसर है A.C.L. कार्लाइल। A.C.L. कार्लाइल ने 1871 के आसपास राजस्थान का दौसा का दौरा किया था, जिसके बाद ही राजस्थान में सुव्यवस्थित रूप से पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य होने लगा। C. A. हैकट ने जयपुर, इंद्रगढ़, बूंदी इत्यादि में पाषाणकालीन कुल्हाड़ियाँ प्राप्त की थी। सेटन कार ने ऐसे ही उपकरण झालावाड़ में 1928 में प्राप्त किए। आलचीन ने पश्चिमी राजस्थान और जालोर से ऐसे ही उपकरण प्राप्त किए थे। A. कनिंघम ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ASI की स्थापना 1861 में हुई थी। A.C.L. कार्लाइल ने 1871 के आसपास दौसा का दौरा किया। इसी के बाद से राजस्थान में सुव्यवस्थित पुरातात्विक सर्वेक्षण होने लगे। 1971 से 1976 ईस्वी के मध्य आलचीन, A.S. गाउडी और KTM हेगड़े ने कहाँ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी? बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जैसलमेर, उपयुक्त सभी। हम देख चुके हैं आलचीन ने पश्चिमी राजस्थान में ही अपना ज़्यादातर कार्य किया है, तो ये इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अन्य पाषाणकालीन स्थानों को हम देखें तो आलचीन ने जालोर, पचपदरा, बाड़मेर में अपने कार्य किया। जायल, डीडवाना जो कि नागौर में अवस्थित है, इनमें भी पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। बागौर सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। बागौर से बाण में प्रयुक्त होने वाले लौह फलक प्राप्त हुए हैं। बागौर के निवासी अपने मृतकों को घर अथवा उसकी परिधि में दफन कर देते थे। बागौर में उत्खनन का कार्य वीरेंद्र नाथ मिश्र, पूना विश्वविद्यालय और राजस्थान सरकार के पुरातात्विक विभाग के सहयोग से किया गया। और उपयुक्त सभी, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है लौह फलक से, क्योंकि बागौर सभ्यता मध्य पाषाण काल के आसपास की है, मध्य पाषाण काल की। तो यहाँ से मुख्यतः माइक्रोलिथ ही प्राप्त होते हैं, परंतु हम देखेंगे कि यहाँ पर बाद में ताम्रकालीन और लौह फलक भी प्राप्त होते हैं। बागौर और तिलवाड़ा नामक पुरातात्विक स्थल प्रमुखतः किस काल से संबंधित थे? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और पूर्व हड़प्पा काल। तो हम जानते हैं कि बागौर और तिलवाड़ा मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित रहे। अब हम बागौर और तिलवाड़ा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बागौर कोठारी नदी पे, तिलवाड़ा लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। बागौर और तिलवाड़ा दोनों के ही उत्खननकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र रहे। बागौर में महासतिया टीला है, उसमें खुदाई की गई। बागौर को प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हैं। माइक्रोलिथ उपकरण, तांबे के छेद वाली सुई, एंटीमनी रोड और टूटा हुआ भाला यहाँ से प्राप्त हुए। तिलवाड़ा में पशुपालन के साक्ष्य, माइक्रोलिथ उपकरण और अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। भरतपुर में किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें मानव आकृति, व्याघ्र, बारासिंगा और सूर्य के चित्र अंकित हैं? दर, रूपवास, बयाना, नगला। तो इसका आंसर है दर। दर से ही मानव आकृति, व्याघ्र, बारासिंगा और सूर्य के चित्र प्राप्त हुए हैं। बड़े जानवरों के शिकार के लिए प्रयोग में किया जाने वाला प्राग ऐतिहासिक काल का हारपून नामक उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मलाहा, नौ, नगरी, रैंड। तो हारपून जो कि बड़े जानवरों के शिकार के लिए काम में आता था, जैसे व्हेल या अधिक बड़े जानवर। तो इसका सही आंसर है मल्हा। कोटा जिले में स्थित आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर S. कुमार, डॉक्टर V.S. बकनाकर, डॉक्टर जगत नारायण एवं डॉक्टर H. गार्डन। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जगत नारायण। ऐसे क्वेश्चनों को सीधा याद ही रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। आहड़ संस्कृति के संबंध में असत्य कथन है। आहड़ संस्कृति के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। 2 मुंह वाला चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा तथा पैन यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
काले और लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है पहला कि आहट संस्कृति के लोग लौह धातु से परिचित नहीं थे। वो लौह धातु से परिचित थे परंतु चांदी से परिचित नहीं थे। आहट के संबंध में एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक विशेषता आहट से संबंधित नहीं है? आहट से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध आहट सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आहट को ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। आहट से प्राप्त 3 मुहरों पर विहितव्यस, पलीतसा और तातीय तोमसन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है पहला कि आहट से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण मिले हैं। यह असत्य कथन है। आहट से बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमाण नहीं मिले हैं, बाकी तीनों सही है। अब हम आहट सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आहट सभ्यता उदयपुर में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे है। इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है। इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी। इसके उत्खननकर्ता अक्षकीर्ति व्यास, रतनचंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया H.D. सांकलिया थे। इसका प्राचीनतम नाम आघाटपुर, स्थानीय नाम धूलकोट। यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मकानों की नींव पत्थर और इसको मजबूत करने के लिए नींव में पत्थर और सुंदर मिट्टी में क्वार्ट्ज और चिप्स इत्यादि घरों में लगाए जाते थे। काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता था। 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार की तरफ दर्शाते हैं। 2 मुंह का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है। सिलबट्टा एवं पैन प्राप्त हैं। गेहूं, ज्वार तथा चावल के लक्षण प्राप्त हुए हैं। शव के साथ गहने और आभूषण हैं जो कि पुनर्जन्म में इनका विश्वास दर्शाते हैं। यहाँ से बनास बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसपे अपोलो का चित्र है। बिना हत्थे के जलपात्र ईरान के साथ संबंध को दर्शाते हैं। यहाँ पे रंगाई छपाई उद्योग एवं बाट व माप संबंधी प्रमाण भी मिलते हैं। मोडिया मगरी किस से संबंधित है? गिलूंड, बालाथल, ओजियाना, आहड़। तो मोडिया मगरी गिलूंड से संबंधित है। गिलूंड के बारे में देखते हैं। गिलूंड राजसमंद में अवस्थित है। इसकी उत्खनन ब्रजवासी लाल, B.S. सिंधे एवं ग्रेगरी पोराल ने की थी। स्थानीय भाषा में इसे मोडिया मगरी कहा जाता है। यहाँ पे आहड़ के विपरीत पक्की ईंटें प्राप्त होती हैं। यहाँ से 5 प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं। सादे, काले, पॉलिशदार, लाल, काले, चित्रित। आहड़ से चित्रित मृदभांड प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ से मिट्टी के खिलौने प्राप्त होते हैं। पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो आहड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटें एवं चित्रित मृदभांड हैं। बालाथल, यह स्थान उदयपुर में है। इसके उत्खननकर्ता वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई हैं। नलकूप प्राप्त हुआ है। हाथ से बना कपड़ा प्राप्त हुआ है। 11 मकानों का एक भवन प्राप्त हुआ है। भारत में कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण, पहला प्रमाण या प्राचीनतम प्रमाण बालाथल से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ योगी मुद्रा में भी स्वाधान के प्रमाण मिलते हैं। ओजियाना भीलवाड़ा में अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता B.R. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी थे। यहाँ से बैल एवं गाय की मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। किस ताम्रकालीन स्थल में तांबे की 56 चूड़ियां प्राप्त हुई है? कहीं कहीं पर 58 भी लिखा होता है। कुराड़ा, किराड़ोत, पूगल एवं आहड़। तो इसका सही आंसर है किराड़ोत। किराड़ोत से तांबे की 56 या 58 चूड़ियां प्राप्त हुई। अब ताम्र सभ्यता से संबंधित विशिष्ट कई स्थान देख लेते हैं। कुराड़ा, नागौर, यहाँ से प्रणाल युक्त अघर्य पात्र प्राप्त हुआ है। मल्हा से ताम्र हार्पून एवं तलवारें प्राप्त हुई हैं। हार्पून बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए। किराड़ोत जयपुर में अवस्थित है। यहाँ से तांबे की 56 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। पिंड पालन या चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। झाड़ोल उदयपुर में। सावणिया और पूगल
बीकानेर में अवस्थित हैं। इन दोनों स्थानों को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। लाछुरा भीलवाड़ा, यहाँ से मिट्टी की मुहर मिली है जिस पे ब्राह्मी लिपि में 4 अक्षर लिखे हुए हैं। नंदलालपुरा और चिथवाड़ी जयपुर में अवस्थित है। एलाना जालोर में अवस्थित है। पचमाता राजसमंद में अवस्थित है। गणेश्वर के संबंध में गलत कथन है। सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। यह कातली नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ से उत्खनन का कार्य वीएन मिश्र ने किया। ताम्रपाणिक स्थल से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर है 3। यहाँ से उत्खनन का कार्य वीएन मिश्र ने नहीं किया है, जबकि आरसी अग्रवाल ने किया है। गणेश्वर का उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया। गणेश्वर संस्कृति को निर्विवाद रूप से भारतीय ताम्रयुगीन संस्थाओं की जननी कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त सामग्री में 99% तांबा मिलता है, जो कि मिलावट बिल्कुल भी नहीं है। मृदपात मिट्टी के जो बर्तन हैं कृपिस वर्णी हैं, इन पे काले एवं नीले रंगों के चित्र प्राप्त हैं। मकान पत्थर के हैं, यहाँ पे ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है। कालीबंगा के संबंध में कौन सा असत्य है? कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल, कुषाण काल से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया के मोहरों जैसी हैं। कालीबंगा के भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर है 2। कालीबंगा से बौद्ध काल, मौर्य काल और कुषाण काल से संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कालीबंगा से हड़प्पा काल के संबंधित उपकरण ही प्राप्त होते हैं। कालीबंगा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। एक घोष ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। संसार के प्राचीनतम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं कि ये तीनों तो सही हैं, जबकि यही गलत है। तो यहाँ अमलानंद घोष ने नहीं, जबकि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। अब कालीबंगा के बारे में हम जानकारी देते हैं। यह हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। बंगा को पंजाबी भाषा में चूड़ियाँ कहते हैं। ओरेल स्टाइन ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया। एलपी टेसिटोरी जो इटली के निवासी थे, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी। 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। 1961 से 1969 में उत्खनन बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने किया। देश में स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनन होने वाला ये पहला स्थल है। यहाँ से समान अवशेष पाकिस्तान के कोटदीजी से भी प्राप्त होते हैं। यह सुरक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। दक्षिणी पूर्वी दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें 2 फसलें थी, गेहूं और जौ के प्रमाण दिखते हैं। कई बार ये दिशा भी पूछ लेता है, दक्षिणी पूर्वी दिशा। पश्चिमी भाग ऊंचाई पे जिसमें दुर्ग और प्रशासनिक भवन थे। पूर्वी भाग कम ऊंचाई पे, जिसे निचला नगर भी कहते हैं। अलग अलग सुरक्षा प्राचीर हैं, जिसमें पूर्वी भाग में द्वारपाल कक्ष भी मिलता है। 7 अग्निवेदिकाएं हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं। युग्मित स्वाधान के प्रमाण भी मिलते हैं। देश में भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं। बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जो कि मस्तिष्क शोध बीमारी या शल्य चिकित्सा का प्रमाण दर्शाती है। यहाँ से भागते हुए बैल की मरण मूर्ति, लाल मृदभांड, काले व लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण मिला है, लेकिन कालीबंगा में मातृ देवी की मूर्ति का अभाव रहा है। 1985-86 में भारत सरकार ने यहाँ पे एक संग्रहालय बनाया। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद तीसरी राजधानी बताया है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? बालाथल, बैराट, आहड़, सोथी। तो इसका आंसर है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता सावणिया और पूगल बीकानेर में से प्राप्त होती है। अमलानंद घोष ने इसे हड़प्पा सभ्यता का उद्गम बताया है। अब इनके अलावा भी एक स्थान हम देखते हैं, रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ में ही है। इसका उत्खनन स्वीडिश हन्नारिड ने किया था। यहाँ से हड़प्पा कालीन मृदभांड,
जो लाल और गुलाबी रंग लिए हुए हैं प्राप्त होते हैं। इसके 3 बार बसने और उजड़ने के संकेत प्राप्त होते हैं। बाद के कालों में यहाँ कुषाण काल एवं उससे पूर्व की 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से मिट्टी से बना कटोरा प्राप्त होता है। मिट्टी प्रतिमा के आधार पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में यशोदा कृति लिखा हुआ है। यहाँ से गोवर्धन धर के रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति मिलती है, जिसमें उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। निम्न में से किस स्थल से लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं? ईसवाल, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, जोधपुरा, जयपुर। उपयुक्त सभी। तो ये देखते हैं कि ये तीनों ही स्थान लोहकालीन स्थल हैं। तो यहाँ से तीनों ही स्थानों से लोह गलाने के प्रमाण प्राप्त हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सुनारी, यहाँ से भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ पे लोहा का पाला मिला है। मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। धान संग्रहण हेक का कोठा भी मिला है। नोह में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। चिड़िया का खिलौना मिला है। पाप हतस अंकन वाली मुद्रा मिली है। यहाँ से पत्थर की यक्ष प्रतिमा भी मिली है बाद के कालों में, जिसे जाख बाबा कहते हैं, जो कि शुंग काल से संबंधित है। नैनवा टोंक से महिषासुर मर्दनी की मरण मूर्ति मिली है, जो भारत में प्राचीनतम मरण मूर्ति है इस महिषासुर मर्दनी रूप में। ईसवाल से 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोहे का व्यापक रूप से उपयोग होता रहा है। रैंड की टोंक की सभ्यता के संबंध में कौन सी एक विशेषता नहीं है? इसका उत्खनन 1938 में दयाराम साहनी एवं केदारनाथपुरी ने किया। यहाँ से 105 कुशाल कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 115 घेरेदार कूप और 375 आहत मुद्राएं मिली हैं। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो ये 105 कुषाण कालीन मुद्राएं रैंड या टोंक से प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए ये गलत है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 105 कुषाण कालीन सिक्के और सोने का बना सिंह का से नलियासर की सभ्यता से प्राप्त होता है। नगर टोंक, यहाँ से 6000 मालव सिक्कों का भंडार प्राप्त होता है, जिसे कारकोट नगर भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दनी रूप में, मोदक रूप में गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी माता की मूर्ति, ये सभी यहीं से प्राप्त होते हैं। रैंड, जिसके बारे में हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसके बारे में देखते हैं। ढील नदी के किनारे है। केदारनाथपुरी ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त होती है। यक्ष की मूर्ति अभी हमने देखी थी, 9 से प्राप्त होती है। रैंड टोंक से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त होती है। यहाँ के लोग मोटे एवं बारीक कपड़े बनाने में माहिर थे। यहाँ से अपोलो डॉट्स का खंडित सिक्का भी प्राप्त होता है। संघ की तराशी, चूड़ियाँ, अंगूठी, लाजवर्त, मणके राजस्थान के किस नवीनतम स्थल से प्राप्त हैं? ईसवाल, बरौर, बालाथल, भीलमाल। तो नवीनतम उत्खनित स्थल राजस्थान में बरौर है, जिसका उत्खनन 2003 के आसपास किया गया। तो ये सभी उपकरण इसी स्थल से प्राप्त हुए हैं। बरौर गंगानगर में अवस्थित है। 2003 से उत्खनन किया गया। सरस्वती नदी के तट पे है। हड़प्पा कालीन स्थल है। मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी भरी मिली है, जो कि भारत में, पूरे भारत में किसी अन्य जगह पे ऐसा प्राप्त नहीं होता है। यहाँ से बटन आकार की मुहरें, 8000 लाजवर्द मणके भी प्राप्त हुए। किस जनपद ने मत्स्य जनपद को हराया था? सूरसेन, कुरु, सीवी, चेदी। तो चेदी जनपद ने मत्स्य जनपद को हराया था। माध्यमिका के संबंध में असत्य कथन है। यह सीवी जनपद की राजधानी थी। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी महाभारत, महाभाष्य एवं बड़ली अभिलेख में होता है। यह एक बौद्ध केंद्र था। इसके उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल थे। तो बड़ली अभिलेख, बड़ली अभिलेख से हमें पता चलता है कि माध्यमिका एक जैन केंद्र था। अतः यह इसका आंसर हो जाएगा कि यह बौद्ध केंद्र था, यह गलत है। शक राजा रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख से राजस्थान के किस जनपद की जानकारी मिलती है? अर्जुनायन, राजन्य, योद्धे, साल। तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जो कि जूनागढ़ में अवस्थित है, उससे योद्धे जनपद की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम सभी जनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य महाजनपद
इसमें अलवर का साउथ वेस्ट भाग, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का भाग प्राप्त होता है। इसकी जानकारी ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी उपनिषद एवं महाभारत से प्राप्त होती है। इसकी राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर जिले में अवस्थित है। यद्यपि नया जो पुनर्गठन किया है उसके हिसाब से अभी कोटपुतली में आ गया है। विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत के बाद कुरु एवं यादव जनपद कमजोर हो गए तो मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गए। इसका सीमा विवाद सालु जनपद के साथ रहा। इसे चेदी ने हराया था। बाद में मगध महाजनपद की साम्राज्यवादी नीति का यह शिकार हो जाता है। सूरसेन जनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का क्षेत्र इसमें आता था। कुरु महाजनपद जिससे कौरव और पांडव संबंधित रहे, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। इसमें अलवर का उत्तरी भाग आता था। सिवी जनपद चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का क्षेत्र इसमें आता है। यह इसकी राजधानी माध्यमिका या नगरी नामक स्थान रहा। यह राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल है। उत्खननकर्ता DR भंडारकर 1920 ईस्वी। माध्यमिका की जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य, महाभारत, बडली अभिलेख के अनुसार यह एक जैन केंद्र था। राजन्य जनपद भरतपुर का क्षेत्र। मालव जनपद इसकी राजधानी नगर या टोंक, इसमें जयपुर एवं टोंक का क्षेत्र शामिल था जिसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगर वरेंड से ही यह संबंधित रहा। रैंड प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है क्योंकि यहाँ लोहे के बहुत अधिक के उपकरण प्राप्त हुए। इस रैंड का उत्खनन कैलाशनाथ पुरी ने किया था। योधेय जनपद गंगानगर एवं हनुमानगढ़। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख की जानकारी, इन्होंने कुषाणों की शक्ति को रोका था। इन्हें योधेय वीर की उपाधि दी जाती है। कहा जाता है कि नागों के साथ मिलके, नाग शासकों के साथ मिलके इन्होंने कुषाणों के साथ युद्ध किया और उसी विजय में दशावधमेघ यज्ञ किया गया वाराणसी में। इसी से वहाँ पे दशावमेघ एक वो भी है, एक घाट भी है। सालु जनपद अलवर से रहा। इसका मत्स्य महाजनपद से सीमा विवाद था। अर्जुनायन जनपद अलवर भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। चीनी यात्री हेनसांग ने विराटनगर की यात्रा की। बैराट के संबंध में क्या सही है? हेनसांग की यात्रा के समय वहाँ 8 बौद्ध स्तूप मौजूद थे। बैराट की बीजक पहाड़ी से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी नामक पुरातत्व स्थल यहाँ की सभ्यता से संबंधित है। उपयुक्त सभी, तो ये तीनों स्टेटमेंट बैराट के संबंध में सही हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ से अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। 1837 में कैप्टन बर्ड को बीजक पहाड़ी से भाब्रू अभिलेख मिलता है। बीजक पहाड़ी वाले भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया। अशोक बुद्ध, संघ और धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। यह अभिलेख 7 पुस्तकों की जानकारी भी देता है। 1871 में कार्लाइल को भीम पहाड़ी से अभिलेख प्राप्त हुआ। हेनसांग ने बैराट में 8 बौद्ध मठ बताए थे जिन्हें राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया। बैराट से शैल चित्र भी प्राप्त है। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। यहाँ से शंख लिपि में लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में उत्खनन हुआ जिसमें सोने की संदूक और उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष मिले होंगे। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित रहे। यहाँ से भग्न शेर की एक खंडित प्रतिमा मिलती है। बौद्ध चैत्य विहार के प्रमाण मिलते हैं। यह NBPW केंद्र रहा। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी चमकीले बर्तन यहाँ से मिले। मुगल टकसाल भी यहाँ पे थी। यहाँ से 36 मुद्रा मिलती हैं जिसमें 8 आहत तथा 28 ग्रीक एवं यूनानी थी जिसमें से 16 राजा मिनांडर से संबंधित रही। राजस्थान के किस अभिलेख से मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी प्राप्त होती है? कणस्वा शिवालय अभिलेख, मानसरोवर अभिलेख, बैराठ एवं बड़वा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है कणस्वा शिवालय अभिलेख। कणस्वा कोटा 738 ईस्वी का अभिलेख है। इसमें मौर्य राजा धवल की जानकारी है जो कि अंतिम है। मानसरोवर 713 ईस्वी में कर्नल टोड ने इसका जानकारी प्रदान की। यहाँ से 4 मौर्य शासक महेश्वर, भीम, भोज और मान की जानकारी मिलती है।
बैराट से तो 2 अभिलेख प्राप्त हुए, वहाँ से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, एस.डी. सांकलिया, बैराट, वी.एन. मिश्र, बागोर, केदारनाथ पुरी। इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये है ऐसे, बागोर, वी.एन. मिश्र एवं बैराट, केदारनाथ पुरी। तो इसका सही सुमेलित नहीं है बैराट। बैराट में केदारनाथ पुरी ने उत्खनन नहीं किया था। हम पहले देख चुके हैं कि बैराट के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ना कि कैलाशनाथ पुरी, केदारनाथ पुरी। तो कैलाशनाथ दीक्षित या दयाराम साहनी होंगे। कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नोह, रंग महल, बारडोली एवं बयाना। तो कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति रंग महल से प्राप्त होती है। रंग महल से कुषाण कालीन गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त होती है। वहीं नोह से कुषाण राजा हविष्क एवं वासुदेव के सिक्के प्राप्त होते हैं। प्राग ऐतिहासिक स्थल बयाना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ यहाँ पे है, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। वरिक वंश के राजा विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण कराया। नगला छैल से गुप्त सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। चौहान राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसमें चारों ही सही प्रतीत होते हैं, पर ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि यह चौहान राजा नहीं है, यह लक्ष्मण सेन एक प्रतिहार राजा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चौहान राजा की जगह प्रतिहार राजा होगा। कौन सा गुप्त कालीन स्थल नहीं है? बड़वा, बारडोली, चारचौमा, बसंतगढ़। तो शुरू के तीनों ही गुप्तकालीन स्थल हैं, जबकि बसंतगढ़ गुप्तकालीन स्थल नहीं है। बड़वा 12 में है, तो यह मोखरी वंश की जानकारी देता है, जो कि गुप्तकाल के समकालीन है। बारडोली चित्तौड़गढ़ में है, जो कि हूण राजा मिहिरकुल ने यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण किया। ये वही मिहिरकुल है जो बैराठ में बौद्ध मठ नष्ट करते हैं। चारचौमा से गुप्तकालीन शिव मंदिर प्राप्त होता है। तो ये तीनों ही गुप्तकालीन स्थल हैं। पीनमाल के संदर्भ में सही कथन है। यह चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। ब्रह्मगुप्त एवं कविमाग का यहाँ से संबंध था। फाइयान ने इसे पीलो मोलो कहा। यूनानी, दुहत्ती, सुराई एवं रोमन एवं फारसी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर है 3। यहाँ पे फाइयान नहीं होगा, इसे हेनसांग ने इसे पीलो मोलो कहा था, ना कि फाइयान ने। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया एवं खंड खादक पुस्तक लिखी। माघ ने शिशुपाल वध को लिखा। यहाँ से हेनसांग ने यात्रा की, जिसने पीलो मोलो भीलमाल को पीलो मोलो कहा। ब्रह्मगुप्त माघ यहाँ के चावड़ा राजपूतों के संरक्षण में रहे। किस अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग है? बड़वा, बयाना, बैराठ एवं बसंतगढ़। तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ अभिलेख से होता है। बसंतगढ़ सिरोही में अभिलेख यह खिमेल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था। चावड़ा राजा वर्मलात की जानकारी देता है। तो इसमें प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद सभी स्थानों को एक जगह पर ही बता दिया गया है कि कौन सा किस काल से संबंधित है। पूरा पाषाण काल से डीडवाना, जो कि सबसे प्राचीन स्थल है, जायल, विराटनगर, भानगढ़, इंद्रगढ़, दर। मध्य पाषाण काल से बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर। नवपाषाण काल राजस्थान में इससे संबंधित स्थल प्राप्त नहीं होते हैं नवपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल आहड़, गिलूंड, कालीबंगा, झर, बागोर, तिलवाड़ा एवं बालाथल। ताम्रयुगीन गणेश्वर, बेणेश्वर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चिथवाड़ी, सावणिया एवं पुंगल, बूढ़ा पुष्कर, कुराड़ा, पिंड पांडलिया, पलाना, कोल माहोली एवं मलाह। मलाह से तो हारपून जैसे उपकरण मिले हैं।
लोयुगीन, नो, यहाँ से जाख बाबा, विराटनगर, जोधपुरा, सांबर, सुनारी, रैंड, भारत का टाटा नगर, नगर, नैनवा, भीनमाल, नगरी, चक 84, तरखानवाला, ये सभी स्थल देख लेते हैं। इसके अलावा राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के अनुसंधानकर्ताओं को भी एक ही जगह लिख दिया गया। इंद्रगढ़ एवं जयपुर में खुदाई की थी सी हैकट ने, झालावाड़ में 1928 में सेटनकार ने, नगरी चित्तौड़ में 1904 ईस्वी में, 15/16/62 में भंडारकर सौंदराराजन केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने, कुराड़ा में भी 1934 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, विराटनगर बाणगंगा नदी के किनारे पर है, यहाँ पे दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने, रैंड टोंक ढील नदी के किनारे पे है, केदारनाथपुरी, पीए चक्रवर्ती एवं विजय कुमार ने, कालीबंगा, सरस्वती एवं द्रस्वती जिसे घग्गर नदी भी कहते हैं, अमलानंद घोष, बीबी लाल, जेबी जोशी, बीके थापर ने किया, रंग महल एवं बड़ा पोल डाबरी यहाँ सरस्वती नदी के किनारे पे है, जिसमें डॉक्टर हन्नारिक या हन्नारिड स्वीडिश दल ने उत्खनन किया, आहड़, अक्षय कीर्तिवास, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र, एच.डी. सांकड़िया, जोधपुरा जयपुर में है जो कि साबी नदी किनारे, रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार ने, भीनमाल में आर.सी. अग्रवाल, गिलोंड बनास नदी के किनारे बी.बी. अग्रवाल, नोह रूपारेल नदी के किनारे आर.सी. अग्रवाल, बागोर कोठारी नदी के किनारे वी.एन. मिश्र एवं एल.एस. लसानी, बालाथल आयड़ एवं बेड़च नदी के किनारे वी.एन. मिश्र, वी.एस. सिंह, आर.के. मोहनदेव एवं दक्कन कॉलेज, ओझियाना जो कि पहाड़ पर है, कोठारी नदी, भारतीय संरक्षण विभाग, गणेश्वर कांतली नदी, रतनचंद्र अग्रवाल। इसी प्रकार हम अन्य आगे आने वाले टॉपिक्स का भी रैपिड रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।